नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। साथियों, यूपीएससी यूपीपीसीएस की इस दौड़ में हम अक्सर इतिहास और राजनीति के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ सालों में पर्यावरण अब सिर्फ एक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह सिलेक्शन दिलाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करना हो तो पर्यावरण के वो 15 से 20 सवाल ही तय करते हैं कि आप मुख्य परीक्षा की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है भटकाव। कभी कोर इकोलॉजी, कभी अंतरराष्ट्रीय संधियां यानी कन्वेंशन, तो कभी वो टेढ़े मेढ़े प्रजातियों के नाम जो अक्सर छात्रों को लगता है कि यह एक समंदर है, इसे कैसे समेटें। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण क्विक रिवीजन सीरीज। इस क्लास में हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट की गहराई को समझेंगे, ताकि यूपीएससी के कठिन कथन वाले सवाल भी गलत ना हो। करंट अफेयर और स्टैटिक का वो सटीक तालमेल देखेंगे, जो आज के समय में यूपीपीसीएस या यूपीएससी का सबसे बड़ा पसंदीदा पैटर्न है। और सबसे जरूरी, हम उन कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगे। साथियों, याद रखना, परीक्षा उनकी नहीं निकलती जो सब कुछ पढ़ लेते हैं, बल्कि उनकी निकलती है जिन्हें यह पता होता है कि रिवाइज क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वक्त कम है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन हमारा इरादा उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो अपनी नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर, क्योंकि इस बार पर्यावरण का एक भी सवाल हमारी नजरों से बचकर नहीं जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की ओर एक नया कदम उठाते हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए और चलते हैं इस सफर पे। और समझते हैं सबसे पहले कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो विषय सूची को अगर आप समझें तो सबसे पहले हमें पारिस्थितिकी की जो समझ है उसको विकसित करेंगे, यानी कि जो पारिस्थितिकी की समझ को विकसित करने के साथ ही हम पारितंत्र को देखेंगे। उसके बाद आर्द्रभूमि एवं मैंग्रोव जैसी स्थितियां हैं, उनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जैव विविधता के बारे में जानेंगे, जैव विविधता का संरक्षण कैसे होना चाहिए और कैसे सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए नीति एक एवं जो है संवैधानिक जो उपाय हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो भूमि और जल जो निम्नीकरण है, उसके बारे में जानेंगे। अक्षय ऊर्जा और जो संरक्षण ऊर्जा है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिफाइन करेंगे कि किन किन चीजों को हमको फोकस करना होगा। साथ ही वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रदूषण है उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर आगे अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, और अगला जो चैप्टर होगा वो जैव विविधता का संरक्षण जो चैप्टर होगा हमारा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कैसे किया जा रहा है, सरकार इसके लिए कैसे कदम उठा रही है, इसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद संधारणीय विकास के बारे में जानेंगे और अगला ही टॉपिक हमारा संधारणीय की कृषि पर होगा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उसके बारे में जानेंगे। और यहीं पे अगर आप देखें तो पीटी 365 में हमने ऑलमोस्ट प्रजातियों को कवर किया है और यहाँ भी हम उस चीज को रिवाइज करेंगे। साथ ही जो लास्ट टॉपिक आपका होगा वो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र के बारे में होगा, यानी कि हम वो जो बायोस्फीयर, नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में भी हम लोग पता करेंगे। तो ये टॉपिक रहेंगे आपके। और यकीन मानिए कि आपके यहाँ से जो 15 से जो 20 सवाल आपके इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, वो आपके सीधे यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी का जो पोर्शन है 2 से 4 सवाल का, वो आपको करंट अफेयर वाली क्लास में पूरा करा दिया गया है। बचा इन्वायरमेंट का पोर्शन, तो वो भी इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर लगभग लगभग हम यहाँ कवर करेंगे। लेकिन इससे इतर जो भी चीजें होंगी वो हम करंट अफेयर जो कि आपका पीटी 365 की जो सीरीज चल रही है, वहां पे इसको कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, और पहला टॉपिक हमारा होने वाला है पारिस्थितिकी की समझ के बारे में। चलिए जानते हैं इसकी विकसित अवधारणा के बारे में, कहाँ से ये शब्द निकल के आया, इसकी अवधारणा क्या थी, क्या है ये पारिस्थितिकी,
इसके बारे में सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आ गए हैं अपने टॉपिक पर। और क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो कि यूपीएससी के लिए, जो प्रीलिम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट का पोर्शन, उसमें अध्याय 1 जो कि पारिस्थितिकी की समझ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला ही टॉपिक आपका स्टार्ट होगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण की अवधारणा के बारे में। चलिए उनको समझते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है पारिस्थितिकी और इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो इस शब्द का प्रयोग पहली बार जो है जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल ने वर्ष 1869 में दिया था। कब दिया था? 1869 में। और किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया था। ठीक है, आगे समझें तो ये सजीवों की, उनके भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक, और यह पादपों, मनुष्यों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के पर्यावास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन है। अब आप समझ चुके होंगे कि पारिस्थितिकी क्या है, कैसे है ये, किसने इसका प्रयोग किया, सबसे पहला जो है पहली बार प्रयोग किसने किया और कब किया, इसके बारे में आपने पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पारितंत्र जो शब्द है, इस पारितंत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1935 में आर्थर टॉन्सले जी ने दिया था। ठीक है, और ये सजीवों का समुदाय है, इसमें अजैविक घटक भी शामिल होते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों घटक इसमें शामिल होंगे और एक दूसरे के साथ परस्पर जो क्रिया करते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, दैट इज पारितंत्र। आगे इसको और डीपली समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, केवल अभी कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण के बारे में जाने तो पृथ्वी पर सभी जीवों का विकास और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली दशाओं और प्रभावों को संयुक्त रूप से पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार इसे किसी सजीव के आसपास मौजूद परिवेश भी कहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए, आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी आप जो पर्यावास है, जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब पर्यावरण का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला अन्य जो शब्दावलियां हैं उसके बारे में जाने। तो सबसे पहले देखेंगे ऑटोकोलॉजी, यानी स्वपारिस्थितिकी। इसके बारे में देखें तो ये पर्यावरण के साथ किसी व्यक्तिगत प्रजाति के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अगला है साइनोलॉजी, यानी समपारिस्थितिकी। इसके बारे में देखें तो यह किसी पारितंत्र में पादप समुदायों का, उनके पर्यावासों के साथ संबंध का अध्ययन है। आगे गया परिकल्पना, गया हाइपोथेसिस को समझें तो ये पृथ्वी को एक जटिल जीवित इकाई मानने वाली एक वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है। इसके तहत माना जाता है कि जीवन का अस्तित्व मुख्यतः प्रजातियों और उनके अजैविक परिवेश के मध्य स्वविनियमित परस्पर संबंध पर निर्भर होता है। ठीक है, दूसरी ओर बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी के संगठन के साथ प्रमुख स्तर के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम सजीव के बारे में जानेंगे, यानी कि ये पारिस्थितिकी में अध्ययन की मूलभूत इकाई का गठन करते हैं। तो जो सजीव हैं ये पारिस्थितिकी में मूलभूत इकाई का क्या करते हैं? गठन करते हैं। इस स्तर पर पर्यावरणीय जो है परिस्थितियों के संबंध में संरचना, शरीर की क्रिया यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, व्यवहार, वितरण और अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आबादी, तो आबादी के बारे में समझें तो पारिस्थितिकी में आबादी एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मनुष्य की जो प्रजाति है, तो इस प्रजाति के जितने भी, इस प्रजाति के जितने भी समूह हैं वो सब किसमें? आबादी में गिने जाएंगे। यह एक समूह की एक ही क्षेत्र में निवास करता है और साथ ही जैविक समुदाय की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैविक समुदाय के बारे में समझते हैं। तो ये किसी पर्यावास में विभिन्न प्रजातियों की आबादी के बीच परस्पर निर्भरता और परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप गठित जैविक बायोटिक समुदाय है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पारितंत्र के बारे में देखें। तो पारितंत्र यह जैव समुदायों से मिलकर बनता है। ये समुदाय ऊर्जा के आदान प्रदान, पोषण तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से परितंत्र के भौतिक पर्यावरण के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा जो स्थानांतरण की जो स्थिति है, उन सारी चीजों को आप जानेंगे। आगे देखें तो भू परिदृश्य के बारे में। भू परिदृश्य यह प्राकृतिक सीमा के भीतर भूमि की एक इकाई होती है
इसमें प्राकृतिक भूदृश्य जो है प्रतिरूप होते हैं और ये अलग अलग पारितंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, आगे है जीवोम। जीवों के बारे में जाने तो ये एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति प्रकार और संबद्ध जीव जंतुओं की विशेषता वाली एक विशाल क्षेत्रीय इकाई है। इसमें एक ही जलवायु क्षेत्र जैसे घास का मैदान, सवाना बायोम आदि में पाए जाने वाले सभी संबद्ध विकासशील और रूपांतरित समुदाय शामिल होते हैं। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में जितनी भी जो समुदाय शामिल होते हैं वो सब जीवों में देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीवमंडल। जीवमंडल की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का वो भाग जहां जीवन संभव हो उसे जीवमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पे जीव जो है यानी कि जीवन संभव है, यानी ऑक्सीजन हो, सारी गैसेज हो, उनके साथ जो पर्यावरण है वो सारी स्थितियां पैदा हो, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जल, भूमि और वायु, जलमंडल, भूमिमंडल और वायुमंडल, जब ये तीनों ही परिस्थितियां एक अनुकूल दिशा में होती हैं तो वहां पे जीवमंडल उसे कहा जाता है। ठीक है, यह एक अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रिया करने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में वायुमंडल यानी वायु, जलमंडल यानी जल और स्थलमंडल यानी कि भूमि शामिल होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया ये सारी चीजों को। जैविक क्षमता के बारे में जाने तो यह संसाधनों की असीमित उपलब्धता और आदर्श पर्यावरणीय दशाओं में किसी आबादी की वृद्धि करने की अधिकतम दर को संदर्भित करता है। ये आगे देखें तो प्रजातियों की गर्भधारण काल की अवधि, जीवन काल में बच्चे पैदा करने की संख्या, एक बार में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जीवित रहने की दर अलग अलग होने के कारण प्रत्येक प्रजाति की एक पृथक जैविक क्षमता होती है। ठीक है, अब जैसे मनुष्य है उसकी क्षमता अलग है, जानवरों में जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, खरगोश हैं, ये सारे जानवर हैं, शेर हैं, इनकी क्षमताएं जो अलग अलग होंगी, हाथी है इनकी क्षमता अलग होगी। तो इस प्रकार से चीजों को देखा जा सकता है। अब वहन करने की क्षमता यानी वहनीय क्षमता यानी वहन क्षमता को देखें तो यह किसी क्षेत्र के संसाधनों का अत्यधिक क्षरण या निम्नीकरण हुए बिना किसी प्रजाति के व्यष्टियों की अधिकतम संख्या को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकने की उस क्षेत्र की वहन क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वहन क्षमता कहते हैं। अगला देखें तो जीवों और पारतंत्र के बीच अंतर को समझेंगे। तो जीवों के बारे में अगर बात की जाए तो यह अलग अलग जलवायु और पादपों तथा जीव जंतुओं की प्रजातियों से युक्त भूमि का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। जीवों पारितंत्र की बात की जाए तो यह किसी क्षेत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है पारितंत्र। दूसरा पॉइंट देखें तो यह बर्फ, हिम, वर्षा, तापमान आदि जैसे जलवायु संबंधी कारकों से अत्यधिक प्रभावित होता है। वहीं अगर पारितंत्र की बात की जाए तो यह बर्फ, हिमपात, तापमान आदि जैसे जलवायु संबंधी कारकों से अधिक प्रभावित नहीं होता है, यानी विपरीत। अब उसके बाद जीवों की अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की, तो यह पारिस्थितिकी इकाइयों की एक बड़ी श्रेणी है। इसमें कई पारितंत्र शामिल होते हैं। चूंकि जीवों या बायोम में कई प्रजातियों का संग्रह होता है, इसलिए इसमें पादपों एवं जो प्राणी प्रजातियों की व्यापक विविधता विद्यमान होती है। वहीं पारितंत्र की बात की जाए तो यह एक जैविक और अजैविक कारकों से निर्मित किसी बायोम का एक हिस्सा मात्र होता है। ठीक है, चूंकि पारितंत्र का आकार छोटा होता है इसलिए बायोम की तुलना में पारितंत्र में पादप एवं जो प्राणी प्रजातियों की विविधता कम होती है। आगे समझें तो जीवों के कुछ सामान्य उदाहरणों में मरुस्थल, टुंड्रा, घास मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन शामिल हैं। तो वहीं पारितंत्र की बात की जाए तो कुछ सामान्य उदाहरणों में प्रवाल वृत्तियां, तालाब, मैक्सिको की खाड़ी आदि शामिल हो सकते हैं। जीवों की बात की जाए तो अक्षांश का जीवों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अक्षांश समझते ही होंगे, है ना। वहीं पारितंत्र पर अक्षांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझे तो किसी बायोम के सभी सजीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो एक बायोम है इसमें कई सारे जीव, अलग अलग जीव जो है इसमें रह रहे होंगे, वो आपस में क्रिया ना करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया ना करें,
लेकिन पारितंत्र के जो सभी प्राणी हैं वो सभी आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, जो कि आपको पहले ही बता दिया है कि क्या है ये, एक जैविक और अजैविक घटकों के मध्य परस्पर जो है क्रिया करने वाली जो स्थिति है उसको पारितंत्र के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे और भी सटीक क्लियर होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब पारितंत्र के घटक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जब पारितंत्र के घटक के बारे में बात की जाए तो पारितंत्र के मुख्य रूप से दो घटक देखे जा सकते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटकों की बात की जाए तो जैसे उत्पादक और स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स की बात की जाए, और वहीं अपघटक यानी कि मृतपोषी जो कि सप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो मृतपोषी यानी कि अपघटक होते हैं। ये होते हैं जैविक घटक। और अगर वहीं पे उपभोक्ता की बात की जाए तो आपको चार प्रकार के उपभोक्ताओं का वर्णन मिलता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, ये सारे ही टर्मिनोलॉजी को हम आगे समझेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी केवल कहानी शुरुआत हो रही है। अब जब अजैविक घटकों की बात की जाए तो जलवायु संबंधी कारक और दूसरा मृदा संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक को समझें तो जैसे वर्षा, प्रकाश, वायु, तापमान, ये सब आपके कैसे हो जाएंगे, तो जलवायु संबंधी कारक हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मृदा संबंधी कारक को देखें तो इसमें मृदा, पीएच मान, खनिज पदार्थ और स्थलाकृति, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मृदा संबंधी कारक में चार प्रकार की स्थितियों को देखा जा रहा है। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं जैविक घटक की तरफ। जैविक घटक में जैसे आपको बताया कि उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। ठीक है, तो जब उत्पादक की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो जीव हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, वहीं उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो वे जीव जो अपना भोजन उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खा करके प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और वो उपभोक्ता जो है आपको मैंने जैसे पहले बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और साथ ही सर्वाहारी जो कि चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। आते हैं इस पे, लेकिन पहले उसके बाद जो अपघटक है उसको भी थोड़ा देखते हैं कि जीव और मृत पादपों और जीवों के विघटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए जब कोई जानवर मर जाता है तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वहां से उसकी सिर्फ हड्डी बच जाती है, बाकी सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि उसका अपघटन हो गया है। तो वो जो अपघटन किया उसका, उसमें कई सारे जीवों ने मिलकर के, बैक्टीरियाओं ने मिलकर के उसका अपघटन किया, तो वो अपघटक कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ। तो प्राथमिक उपभोक्ता में देखें तो ये आहार हेतु प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण के लिए शाकाहारी जीव। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, यह आहार हेतु प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो ये आहार हेतु द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। वहीं सर्वाहारी की बात की जाए तो ये पादप और जीवों दोनों का आहार करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखा होगा कि मानव को भी इस कैटेगरी में रख दिया जाता है। इन सबको समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझें। तो सबसे पहले आपने सुना होगा इकोटोन। क्या होता है इकोटोन? दो बायोम के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र या दो बायोम के संयोजक क्षेत्र को इकोटोन या संक्रमिका कहा जाता है। तो जो दो बायोम मिलकर के उनके जो संयोजक जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। ये विविध पारतंत्र होने चाहिए। ठीक है, आगे देखें उदाहरण के लिए तो मैंग्रोव वन यानी समुद्र एवं स्थलीय पारतंत्र के जो मध्य स्थिति है वो मैंग्रोव वन की होती है। और उसको देखें तो घास के मैदान वन, यानी कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव वन घास के मैदान जो वन एवं मरुस्थल के मध्य होते हैं, और ज्वालामुख या एस्चुरी जो स्वच्छ जल एवं लवणीय जल के मध्य होते हैं। वहीं नदी तट या दलदली भूमि जो शुष्क एवं आर्द्र भूमि के मध्य संक्रमिका का कार्य करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इनको इकोटोन कहा जाता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि दो विविध जो पारितंत्र मिलकर के जो बायोम बनाते हैं, यानी कि जो दो बायोम है वो मिलकर के एक संयोजक जो बनाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है।
ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंग्रोव वन, घास के मैदान, ज्वारनदमुख या एस्चुरी, दलदली भूमि, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं कि ये इकोटोन के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आगे समझें तो इकोलाइन क्या है? इकोलाइन, इकोलाइन या पारिस्थितिकी प्रवणता वह क्षेत्र है जो अनुक्रमिक एवं नियमित रूप से एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में रूपांतरित होता है। ऐसा तब होता है जब प्रजातियों के संगठन के संदर्भ में दोनों पारितंत्रों के मध्य कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यह पर्यावरणीय प्रवणता जैसे अजैविक घटकों जैसे कि तुंगता, तापमान, लवणता यानी हेलोक्लाइन और गहराई आदि में अनुक्रमिक परिवर्तन में होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इकोलाइन के बारे में कि जो पारिस्थितिकी प्रवणता का जो क्षेत्र होता है जो कि नियमित रूप से एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में रूपांतरित हो जाता है, तब जो प्रजातियों के गठन के संदर्भ में क्या होता है कि दोनों पारितंत्र के मध्य कोई निश्चित सीमा नहीं होती, एक निश्चित सीमा नहीं होती। ठीक है, ऐसा तब होगा जब आप देखेंगे कि जो प्रवणता है जैसे तुंगता, तापमान, लवणता, गहराई, तो इनमें जब परिवर्तन की स्थिति को आप देखेंगे तब ये चीजें आपके सामने उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इकोलाइन कहा जाता है। अब अगला समझें तो कोर प्रभाव या कोर प्रजाति के बारे में। कोर प्रभाव या कोर जो प्रजाति है उसके बारे में देखें तो कोर प्रभाव आबादी या समुदाय की संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है जो दो पर्यावासों यानी कि संक्रमिका की सीमा पर घटित होता है। कभी कभी संक्रमिका में कुछ प्रजातियों का आबादी घनत्व एवं प्रजाति की संख्या समुदाय की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। इसे कोर प्रभाव यानी कि एज इफेक्ट कहा जाता है। ओके, अब इस क्षेत्र में मुख्य रूप से या सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीवों को कोर प्रजाति यानी कि एज स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें और आगे डीपली आपको मिलने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं। केवल अभी चीजों के बारे में आप सिर्फ जान रहे हैं, तो गहराई से पढ़िएगा, गहराई से समझिएगा, इसको रिपीट करिएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रिपीट करिएगा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो कि किस चीज को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको बहुत डीपली डिस्कशन करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और हम सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप स्लो कर लीजिएगा, या आप चीजों को एक दो बार जब रिवाइज करेंगे, एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे, तो आपको इजिली वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, याद होने लगेंगे, तो आपको पता चलने लगेगा कि किस चीज को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बहुत बार सुना होगा, निकेत के बारे में, तो आइए समझते हैं। पारिस्थितिकी निकेत किसी प्रजाति की उसके परितंत्र पर्यावास में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका एवं स्थिति को प्रदर्शित करती है। पर्यावास निकेत यानी हैबिटेट, जिसको निकेत बोलते हैं, नीचे बोलते हैं इसको, जहां प्रजाति रहती है। ठीक है, खाद्य निकेत, जहां प्रजाति क्या खाती है एवं क्या अपघटित करती है तथा किस प्रजाति के साथ संघर्ष करती है, इसके बारे में। उसके बाद देखें तो जननीय निकेत, जिसमें प्रजाति द्वारा कैसे एवं कब प्रजनन किया जाता है। और भौतिक एवं रासायनिक निकेत, इसमें तापमान, भू आकृति, भूमि का ढलान, आर्द्रता और अन्य आवश्यकताएं इसमें देखी जा सकती हैं। तो जो पर्यावास निकेत है, यानी कि इस निकेत को हम कई रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो पर्यावास निकेत, दूसरा जिसमें आप देखेंगे पर्यावास निकेत में जहां प्रजाति रहती है। ठीक है, दूसरा है खाद्य निकेत, जो प्रजाति क्या खाती है और क्या अपघटित करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जननीय निकेत, जिसके बारे में मतलब ये है कि कब प्रजनन किया जाता है उनके द्वारा, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए। अगला है भौतिक एवं रासायनिक निकेत, जिसमें आप देखेंगे तापमान, भू आकृति, भूमि का ढलान, आर्द्रता और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में। तो ये निकेत हैं आपके। आगे बढ़े, यदि हम प्रजातियों को उनके मूल पर्यावास में संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें प्रजातियों की निकेत आवश्यकताओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए। अब मान लीजिए हमको किसी प्रजाति को वहां पे स्टैब्लिश करना है, तो जब तक हम उसके बारे में जानते ही नहीं है कि कब प्रजनन करती है, किस इन्वायरमेंट के जो एरिया है उसमें प्रजनन करती है, मतलब कौन सा मौसम होना चाहिए, कब रहना, कहाँ पे और किस समय रहना पसंद करती है, कैसी भूमि यानी कि ढलान जैसी चीजें हैं,
तो उन सारी चीजों को बिना जाने अगर हम किसी को संरक्षित करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल होगा? जैसे मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं, अब आपको जंगल में भेज दिया जाए, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? या मान लीजिए आप 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर में या 30 डिग्री टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, आपको माइनस 50 डिग्री टेम्परेचर में भेज दिया जाए, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो परितंत्र हैं उनके कार्यों के बारे में समझें। तो पारितंत्रों के जो कार्य हैं, जिसमें खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह देखा जा सकता है। जो प्रवाह है उसके बाद देखें तो पोषक तत्वों का चक्रण, यानी कि भू जैव रासायनिक जैसे चक्र आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो कार्य है। आगे देखें तो पारिस्थितिकी जो अनुक्रम है या पारितंत्र का जो विकास है, ये एक प्रमुख कार्य हो सकता है। समस्थापन या सांतांत्रिका या पुनर्भरण नियंत्रण तंत्र, ये कार्य आपके पारितंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। अब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह को समझें, तो पारितंत्र को विभिन्न बाह्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा पोषक तत्वों के चक्रण द्वारा बनाए रखा जाता है। जिसमें सूर्य आप देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक क्या है, स्रोत है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है, यूपीएससी, यूपी, पीएससी, आरओ, कई बार कई एग्जामों में ये आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप देखें तो प्रकाश संश्लेषणात्मक जो सक्रिय विकिरण है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पीएआर, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध प्रकाश की मात्रा है। ठीक है, पादप केवल 2 से 10% जो पीएआर का जो है ग्रहण करते हैं, प्रग्रहण करते हैं, और ऊर्जा की यही आंशिक मात्रा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। ठीक है, आगे समझे तो पोषण स्तर स्तर के बारे में बात की जाए तो जो ट्रॉफिक लेवल है, इसमें एक जीव का पोषण स्तर वह स्थान है जिसे वह खाद्य श्रृंखला में ग्रहण करता है। किसी जीव का पोषण स्तर श्रृंखला के आरंभ से उन चरणों की संख्या है जहां वह जीव विद्यमान है। ठीक, एक प्रजाति एक समय में एक ही पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों में स्थान ग्रहण कर सकती है। तो खाद्य श्रृंखला के बाद हम खाद्य जाल को भी समझेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो स्थिति कुछ ऐसे है कि सूर्य से जो उत्पादक हैं, ठीक है, जो कि हरित पादप प्रथम जो पोषण स्तर है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब वहीं दूसरी कैटेगरी देखें तो जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता 1 की कैटेगरी, तो उसमें शाकाहारी जो दूसरा पोषण स्तर है, उपभोक्ता 2 यानी कि छोटे मांसाहारी, इसमें जो कि तीसरा पोषण स्तर है। वहीं जो उपभोक्ता 3 है जो कि बड़े मांसाहारी, और इसको चौथा पोषण स्तर के रूप में देखा जाता है। और उसके साथ आप देखेंगे कि अपघटक। ठीक, तो एक सर्कल है। अब इस सर्कल को हम देखें तो आगे प्रथम पोषण स्तर की अगर बात की जाए तो प्राथमिक उत्पादक यानी कि स्वपोषण जैविक सामग्री का उत्पादन करने वाले या करने के लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पेड़ हैं, ये क्या करते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की जो ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना खाना बनाने का कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आगे देखें तो जो द्वितीयक पोषक स्तर हैं, तो द्वितीयक पोषक स्तर पर शाकाहारी जीव पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा का एक बड़ा भाग इन जीवों के चयापचय कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे चयापचय कार्य, जैसे मान लीजिए सांस लेना, भोजन पचाना, ऊतकों के विकास में, ऊतक मतलब टिश्यू, उनके विकास के लिए सहायता करना, रक्त परिसंचरण और शरीर के तापमान को बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद अगर आप समझें तो अगले पोषक स्तर पर मांसाहारी शाकाहारियों का भक्षण करते हैं, यानी शाकाहारी जो अ, जो शाकाहारी होते हैं, उन जो मांसाहारी उनका जो है क्या करते हैं, भक्षण करते हैं यानी खाते हैं, और अपने संपोषण एवं वृद्धि के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े शिकारी मौजूद होते हैं तो वे सर्वोच्च पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मांसाहारियों का भक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए अब खाद्य श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और खाद्य श्रृंखला को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखें तो किसी समुदाय में जीवित जीवों की क्रमिक व्यवस्था, जिसमें ऊर्जा के स्थानांतरण हेतु एक जीव यानी कि उपभोक्ता द्वारा दूसरे उपभोग
दूसरे का जो है उपभोग किया जाता है और इस उपभोक्ता का अन्य जीव द्वारा उपभोग किया जाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है? आहार श्रृंखला में विभिन्न परितंत्रों में विविध प्रजातियों हेतु भिन्न-भिन्न रूप से संचारित होती है। जिसमें आप पहले देखेंगे तो जो 3 स्तरों वाली जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें मक्का है, मक्के को किसने खाया? चूहा ने, और चूहे को किसने? उल्लू ने। तो ये 3 स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला को आप समझ सकते हैं। अब जैसे 4 स्तरों वाली अगर आप देखें तो गाजर है, गाजर को किसने खाया? खरगोश ने, खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने, और लोमड़ी को खाने वाला शेर। ठीक है? तो ये 4 स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। वहीं अगर 5 स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला देखें तो जैसे घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने, और मेंढक को किसने खाया? सांप ने, और सांप को कौन पकड़ के ले गया? चील। ठीक है? तो ये 5 स्तरों वाली श्रृंखला देख सकते हैं। अब इसमें 2 तरह की श्रृंखलाओं को आप देख सकते हैं, जैसे चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला के अगर बारे में बात की जाए तो यह स्वपोषियों यानी ऑटोट्रॉप्स के साथ आरंभ होती है। ठीक है? स्वपोषियों के साथ क्या होगी? आरंभ होगी। इसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह पादपों से उनका उपभोग करने वाले शाकाहारी जीवों तक और शाकाहारियों से उनका शिकार करने वाले मांसाहारी यानी सर्वाहारी जीवों तक होता है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा का प्रवाह मान के चलिए, जो स्वपोषी होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इनसे इसको जिसने खाया उसके पास ये जाएगा, उसके बाद इसको जिसने खाया उसके पास ये जो है चला जाएगा ऊर्जा। ठीक है? अब उसी की प्रकार से आगे समझें तो जो अपरद खाद्य श्रृंखला है उसमें देखें तो यह मृत जैविक पदार्थों के साथ आरंभ होती है। तो जो मृत जीव होते हैं उनको अपघटित करने के बाद जो ऊर्जा का जो है प्रवास आरंभ होता है। अब अपरद आहार श्रृंखला में पादपों और प्राणियों के मृत जैविक पदार्थों को अपघटकों जैसे कि जीवाणु एवं कवकों द्वारा विखंडित किया जाता है। इन विखंडित पदार्थों से ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रभाव अपृदाहारियों तक होता है और उसके पश्चात मांसाहारियों तक होता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए अपघटक हैं, तो ये क्या करेंगे? जो मृत जीव है उसको खाएँगे, और अपघटक को खाने के लिए भी तो मांसाहारी होंगे। तो जो ऊर्जा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब खाद्य श्रृंखला की जब हमने बात की है तो वही निर्धारित होता है खाद्य जाल। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें क्रम से हों। एक दूसरे को खाने वाले एक दूसरे से जो संबंध रखने वाले, उन पे निर्भर होने वाले, इनको इनको भी समझते हैं। तो जब खाद्य जाल की अगर बात करें तो आपके लिए थोड़ा-सा इसको छोटा कर देते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा-सा दिख जाए अच्छे से। अब समझिएगा कि जैसे मान लीजिए मक्का है, तो मक्का को किसने खाया? टिड्डे ने। तो टिड्डे को खाने वाले एक ही प्रजाति नहीं होगी, यानी कि चूहा ही नहीं खाएगा, इसको मेंढक भी खा सकता है। ठीक है? फिर उसी प्रकार से अब ये जो चूहा है, इस चूहे को लोमड़ी भी खा सकती है, और इसको ये चील या बाज भी खा सकता है। वहीं अगर आप देखें मेंढक है, तो मेंढक को खाने वाला चील भी है और साँप भी है। अब फूलों पे जो तितलियाँ हैं, उन तितलियों को देखें तो मेंढक भी खा सकता है। बड़े तितली वाले जो जो जीव होते हैं वो भी खा सकते हैं, और इन बड़े जीवों को आप देखेंगे कि जो है पक्षी खा सकते हैं, डायरेक्ट इनको पक्षी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जाल बना हुआ है, यानी एक-दूसरे के ऊपर जो है आश्रित हैं, एक-दूसरे के लिए इसको जो खाद्य श्रृंखला के लिए जो निर्भर हैं, उसी को जो है खाद्य जाल के रूप में देखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आम है, आम को किसने खाया? मक्खी है या कोई जो कीट है उसने खाया, उसको चिड़िया ने खाया, और चिड़िया को किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया। ठीक है? चिड़िया को आपकी जो चील है ये भी खा सकती है। तो यानी एक प्रकार से इसको जाल के रूप में देखा जा रहा है, इसी को बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें तो खाद्य जाल को परस्पर संबंध खाद्य श्रृंखलाओं के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा रहा है या किया जा सकता है। इसके माध्यम से जैविक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य विद्यमान अनेक आहार पूर्ति संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक? खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला अपना पृथक अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। ठीक है? एक पारितंत्र में सभी परस्पर संबंधित तथा व्यापित खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल का सृजन करती हैं। ठीक है? जो खाद्य श्रृंखलाएं वो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। एकल पारिस्थितिकी तंत्र के आहार जाल में सभी आहार श्रृंखलाएं समाविष्ट होती हैं, और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक सजीव के अनेक आहार श्रृंखलाओं का भाग होता है। ठीक है? खाद्य श्रृंखला में 10% का नियम समझेंगे। क्या है ये 10% का नियम? चलिए आइए समझते हैं।
तो चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि इसमें 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम लागू है। इसका तात्पर्य यह है कि निम्न पोषण जो निम्नतर पोषण स्तर है से प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यानी कि निम्न से उच्च तक यानी कि हाई तक जाएं आप, तो यहाँ पे 10% ऊर्जा का ही नियम फॉलो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो उत्पादक है तो 1000 केजी जो है किलोग्राम ऊर्जा को समझे, तो इसके बाद जो प्राथमिक है तो यहाँ तक 10% का नियम लागू होगा। इसका मतलब 100 केजी का जो है ऊर्जा प्रभाव होगा। उसके बाद जो द्वितीयक है वहां 10 केजी का, ठीक है, और जो लास्ट आप देख सकते हैं तो 1 केजी का। तो इस प्रकार से 10% का जो नियम चलता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की तरफ हम लोग बढ़े, और पारिस्थितिकी पिरामिड की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड किसी पारितंत्र में विभिन्न जीवों के मध्य संबंधों का आरेखीय प्रदर्शन होता है। तो जीवों के मध्य जो है संबंध है उसका आरेखीय प्रदर्शन है ये। उसमें सबसे पहले समझेंगे जैव मात्रा का पिरामिड। तो जैव भार का जो पिरामिड है उसके बारे में देखें तो जैव मात्रा या बायोमास का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल पर पोषक स्तर पर की बात हो रही है, पर प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित बायोमास किसी जीव में उपस्थित जैविक या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। तो केवल क्या दर्शा रहा है कि उपस्थित जैविक और कार्बनिक जो पदार्थ है उसकी मात्रा को ही दर्शा रहा है। ठीक है, इसके पोषक स्तर के आधार पर उत्पादकों और शीर्ष पर चरम स्तर के मांसाहारियों को रखा जाता है। तो इस प्रकार के उसमें किसको, तो जो उत्पादक हैं और शीर्ष पर चरम स्तर के जो मांसाहारी हैं उनको रखा जाएगा। ठीक है, अब एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवित पदार्थ की एक विशिष्ट मात्रा होती है, जिसे स्थित सस्य या खड़ी फसल स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। स्थित सस्य जीवित जीविकों की मात्रा जैव मात्रा होती है। ठीक है, अब जैव मात्रा का सीधा पिरामिड को अगर देखें तो सीधे पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो स्थलीय पारितंत्रों के अधिकांश जैव मात्रा के पिरामिडों में प्राथमिक उत्पादकों के रूप में चौड़ा आधार होता है तथा इसके ऊपर क्रम से कम होते हुए शीर्ष पर लघुतम यानी कि सबसे छोटा पोषक स्तर जो है स्तर होता है, और इस प्रकार का जैव मात्रा का यह पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे सीधा होता। तो जो स्थलीय पारितंत्र की बात होगी तो स्थलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा। जैव भार मतलब आप बेसिक ये समझिएगा कि जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य से आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। इसमें से अगर जो पानी की मात्रा है उसको हटा दिया जाए तो जो भी भार बचेगा वो क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाता है। ठीक है, तो जब स्थलीय पारितंत्र में जब जैव भार का पिरामिड होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। अब सीधे से मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे उत्पादक क्षेत्र में 100 किलो, फिर ये घटता हुआ 10% का नियम लागू होगा। तो आप देखेंगे कि शाकाहारी 100 केजी, प्राथमिक मांसाहारी 10 केजी और शीर्ष मांसाहारी 1 केजी। तो ये पिरामिड जो बनेगा, ये पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। वहीं जैव मात्रा का व्यतक्रमित पिरामिड की अगर बात की जाए तो अधिकांश जलीय परितंत्रों में, किसमें, जलीय, स्थलीय नहीं, जलीय परितंत्रों में व्यतक्रमित पिरामिड संरचना पाई जाती है। इसमें जैव मात्रा के पिरामिड का प्रतिरूप उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाएगा, तो देखिए उत्पादक जो है, ठीक है, ये आप स्थिति को समझ सकते हैं, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैव भार यानी कि जैव मात्रा की स्थिति उल्टी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो जैव भार है वो निम्न होगा और यहाँ पे जैव भार क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इसलिए जलीय परितंत्र का जो पिरामिड है वो व्यतक्रमित होता है यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ जिसमें संख्या का पिरामिड है, यानी कि इनकी जो काउंटिंग है यानी कि जो संख्या है उसके पिरामिड के बारे में देखें तो संख्या का पिरामिड विभिन्न पोषक स्तरों के प्रति इकाई में व्यष्टियों की संख्या का आरेखीय प्रदर्शन होता है। व्यष्टियों की जो संख्या है, ठीक है, उस पॉपुलेशन की जो आरेखीय प्रदर्शन होती है ये, उसमें देखें तो उत्पादकों की एक बड़ी संख्या आधार का निर्माण करती है, जबकि चरम स्तर के शिकारियों या मांसाहारियों की छोटी संख्या शीर्ष पर होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जलीय परितंत्र या घास भूमि क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वपोषी जीव या उत्पादक उपस्थित होते हैं, बड़ी संख्या में होंगे। ठीक है,
उत्पादक शाकभक्षियों की अपेक्षाकृत कम संख्या को पोषक प्रदान करते हैं, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप ये शाकभक्षी भी अपेक्षाकृत कम मांसाहारियों को पोषण प्रदान करते हैं। तो स्थिति कैसी हो जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो संख्या का जो पिरामिड है वो कैसा होगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब समझे तो व्यक्तियों की संख्या निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर तक कम होती जाती है। तो निम्न से उच्च पोषक स्तर तक क्या होगी, कम होती चली जाएगी संख्या। इस प्रकार पिरामिड प्रायः घासमुखी परितंत्र यानी कि घासमुखी परितंत्र में घास की प्रचुरता होती है और इसलिए यह निम्नतम पोषण स्तर होती है तथा तालाब के परितंत्र में पाया जाता है। अब देखें स्थिति, तो पिरामिड कैसा होगा, सीधा, और संख्या का पिरामिड। तो उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो उत्पादक की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, प्राथमिक उपभोक्ता उस पर कम निर्भर, उस पर फिर कम, फिर उसके बाद कम। तो इस प्रकार से जो पिरामिड होगा वो सीधा पिरामिड होगा, ठीक है। आगे देखिए तो जैव मात्रा का जो पिरामिड होता है वो उल्टा हो जाएगा। तो जैव मात्रा का व्युत्क्रमित जो है पिरामिड, इसको समझें तो व्यक्तियों की संख्या निम्नतर पोषक स्तर से लेकर उच्च पोषक स्तर तक बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे वृक्ष परितंत्र, ठीक है, उदाहरण के लिए वृक्ष परितंत्र। तो संख्या की कुछ इस प्रकार से स्थिति उल्टी बनती है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या, फिर उसके बाद नीचे की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कम होती हुई चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तो हमने जैव मात्रा का पिरामिड देख लिया, संख्या पिरामिड देख लिया, अब है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा की जब पिरामिड की बात की जाए तो ऊर्जा का पिरामिड एक आरेखीय संरचना है जो प्राकृतिक पर्यावरण के एक निश्चित भाग में खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर के माध्यम से ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है, ऊर्जा के प्रभाव को दर्शा रही है और यह प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। साथ ही इसमें एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर प्रत्येक पोषण स्तर पर होने वाली ऊर्जा की हानि को भी दर्शाया जाता है, ठीक है, हानि को दर्शाया जाता है। और इससे पोषण पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड भी कहते हैं। तो इसे पोषण पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड भी कहते हैं। आगे देखें तो ऊर्जा के पिरामिड में निम्नतर पोषण स्तर से शीर्ष पोषण स्तर की ओर जाने पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा होगा। देखिए यहाँ सीधा और उल्टा आपने देखा होगा कि जैव मात्रा का पिरामिड सीधा किस मामले में, स्थलीय मामले में, ठीक है, स्थलीय मामले में, लेकिन जलीय मामले में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम संख्या के पिरामिड की बात करें तो आप देखेंगे कि पिरामिड जो है सीधा होगा, किसमें, तो आप देखेंगे कि जो तालाब के जो परितंत्र हैं वो क्या होंगे, सीधे हो सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पेड़ की अगर बात की जाए तो वहां पे उल्टा हो सकता है। लेकिन जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो कोई भी स्थिति हो, यहाँ ऊर्जा का जो प्रभाव होगा वो उसका पिरामिड कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। तो जैसे 10,000 कैलोरी, तो 10% का नियम जब चलेगा तो 10,000 कैलोरी से 1,000 कैलोरी, 1,000 कैलोरी से 100 कैलोरी और तृतीय उपभोक्ता के लिए 10 कैलोरी बचेगा। यानी कि क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह घटती दर ये दिखाएगा आपको, ठीक है। चलिए यहां तक हमने अब कंप्लीट कर लिया। आगे देखें तो पारिस्थितिकी उत्पादकता के बारे में समझते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता से आशय पादपों द्वारा सौर ऊर्जा के प्राथमिक स्थिरीकरण या इसके पश्चात क्रमिक रूप से पादपों को खाने वाले शाकभक्षी जानवरों को खाने वाले मांसभक्षी एवं मृत जैवभार से भोजन प्राप्त करने वाले जो अपघटक होते हैं यानी अपरदाहारी होते हैं द्वारा उस ऊर्जा का उपयोग करने से है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हरित पादपों की उत्पादकता को प्राथमिक उत्पादकता के रूप में संदर्भित करती है, ठीक। आगे समझे तो सकल प्राथमिक उत्पादकता ऊर्जा की वह कुल मात्रा होती है जिसका पादपों द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, जबकि निवल प्राथमिक उत्पादकता की मात्रा इससे क्या होती है, कम होती है। गॉट इट। आगे देखें तो इसका कारण है कि यह पौधों के श्वसन में होने वाली ऊर्जा की क्षति के लिए समायोजित होती है। आगे समझें तो सकल एवं निवल द्वितीय उत्पादकता शाकभक्षी जंतुओं को, जबकि तृतीय उत्पादकता मांसभक्षी जंतुओं को संदर्भित करती है।
ठीक है, हम शुरू में बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब आगे समझें तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्न भिन्न उत्पादकता के बारे में। तो सौर विकिरण जल एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता में अंतर के कारण विश्व के पारिस्थितिकी तंत्रों की पारिस्थितिकी उत्पादकता में व्यापक भिन्नता होती है। ठीक है, तो अलग अलग उपलब्धता के कारण क्या होती है, और जो उत्पादकता में जो है भिन्नता देखी जा सकती है। अगर आप उत्पादकता का क्रम समझें तो सबसे ऊपर ट्रेंडिंग जो करता है वो है आपका ज्वारनदमुख। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थिति आपकी ज्वारनदमुख, दलदली और कक्ष, ठीक है, जो दलदली भूमि है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और उसके बाद अगर स्थिति आप देखेंगे तो शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन। फिर उसके बाद जो घटती स्थिति को आप देख सकते हैं कि उत्तरी पर्णपाती वन यानी कि टैगा, फिर सवाना कृषि भूमि, वन भूमि और झाड़ियां, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय भूमि, झील एवं जलधाराएं, और महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं, टुंड्रा जो आर्कटिक एवं अल्पाइन है क्षेत्र, ठीक है, खुले महासागर, मरुस्थलीय झाड़ियां और चरम मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पारितंत्र के प्रकार को दर्शा रहे हैं, तो जिसमें उत्पादकता का जो क्रम बताया गया है। ठीक है, अगर आप देखें आगे टॉपिक की तरफ बढ़े तो जैविक अन्योन्य क्रिया के बारे में। तो ये ऐसी प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से प्रजातियां एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया यानी कि परस्पर क्रिया करती हैं। ठीक है, अब ये अन्योन्य क्रिया यानी परस्पर क्रिया अंतरजातीय यानी विभिन्न प्रजातियों के साथ अन्योन्य क्रिया, या अंतःजातीय यानी कि विभिन्न प्रजातियों के साथ, या अंतःजातीय यानी कि एक ही प्रजाति के मध्य अन्योन्य क्रिया हो सकती है। दोनों ही रूप में इसको देखा जा सकता है। आगे देखें, उदासीनता भी एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया है जहां कोई भी प्रजाति एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। आगे समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वास्तविक उदासीनता के पाए जाने की अत्यंत कम संभावना होती है। अब जैसे अन्योन्य क्रिया के बारे में बात की जाए और इसके पड़ने वाले प्रभाव या संयोजन की बात की जाए तो समझते हैं सबसे पहले सकारात्मक अन्योन्य क्रिया के बारे में, जो परस्पर क्रिया है। तो जो सकारात्मक, जिसमें आप देखेंगे कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं यानी दोनों को ही लाभ होगा, या किसी एक को लाभ होगा लेकिन इसमें नुकसान किसी को नहीं होगा। तो जैसे पहली स्थिति है सहोपकारिता, म्यूटुअलिज्म की अगर बात की जाए तो दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन्य क्रिया लाभकारी होती है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइकेन और कवकमूल, ये दोनों ही एक दूसरे के परस्पर जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए ही लाभकारी हैं। आगे देखें, सहभोजता, कम्युनलिज्म को अगर समझें तो इसमें देखेंगे कि एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है, निष्क्रिय रहता है, कोई ज्यादा वो नहीं पड़ता फर्क। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो आर्किड या लताएं। ठीक है, आगे समझते हैं जो नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है। नकारात्मक में अगर देखें तो परभक्षण की बात है, प्रेडेशन की बात है, तो इसमें देखेंगे कि एक को फायदा होगा और एक को नुकसान। एक प्रजाति परभक्षी को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति शिकार को हानि होती है, जैसे ड्रोसेरा नेपेंथिस। ठीक है, इस जो है एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। अगला देखें, परजीविता। परजीविता की अगर बात की जाए तो एक को फायदा और एक को नुकसान। एक प्रजाति परजीवी को लाभ और दूसरी प्रजाति को परपोषी को हानि होती है, जैसे कस्कुटा, डुरांटा और विस्कम। ठीक है, स्पर्धा के बारे में बात की जाए जहां दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों प्रजातियों को क्या होती है, हानि होती है, जैसे घास के मैदान की प्रजातियां। ठीक है, अंतरजातीय परजीविता को देखें तो एक को नुकसान होगा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसको लाभ होगा ना हानि होगी। तो एक प्रजाति को हानि होती है जबकि दूसरी प्रजाति को अप्रभावित रहती है, जैसे पेनिसिलियम और स्टेफिलोकोकस। ठीक है, तो ये स्थिति थी जो कि आपने सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति को देखा। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि हम रिवीजन क्लास लेके चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर रहे हैं, सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हैं। बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना ही रहे, बाकी चीजें आपकी सारी कवर होंगी। ठीक है, बस इत्मीनान रखिएगा। हो सके तो आप इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप देखेंगे कि आपके सामने जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो कहीं और से नहीं है, वो यहीं से आए हैं। ठीक है, अब आगे समझे तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में। पारिस्थितिकी अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है। आगे समझे तो पारिस्थितिकी शब्दावली में एक समुदाय के विकासात्मक चरणों को क्रम की चरण
और अंतिम चरण को चरम समुदाय के रूप में जाना जाता है। ठीक, और समुदायों का संपूर्ण क्रम जो किसी स्थान की विशेषता है, जो क्रमक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमक कहलाता है। ठीक है, अब अनुक्रमण के प्रकार को समझें तो प्राथमिक अनुक्रमण, सबसे पहले प्राथमिक अनुक्रमण। देखिए, आप लोग को लगता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं उनमें पढ़ने से या उनकी क्लासेस करने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये अन्यथा बात है। ऐसा कुछ नहीं है। सही मटेरियल, सही डायरेक्शन और सही सोच के साथ, यानी सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं होगा। मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा था कि भटकाव बहुत जो है गंभीर जो है बीमारी बन गई है कि आप थोड़ी सी चीजें यहाँ से, थोड़ी सी चीजें वहां से, इस तरीके से जब चीजें करते हैं तो आप भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप कोशिश करिए कि एक ही चीज को बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीजें कंठस्थ होने लगेंगी, गलतियां होना कम हो जाएंगी, और गलतियां कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही ठीक आप उतने ही समय में चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम निकालते हैं, जो टॉपर बनते हैं, कोई वो जादू नहीं करते हैं, वो यही मेहनत करते हैं। सही निर्णय, सही रणनीति और सही जो है उनके पास सोर्स होते हैं और सही तरीके से उनका पढ़ना होता है। बस यही इतना ही अंतर है। ठीक है, पढ़ते आप भी बहुत कुछ हैं, पढ़ते वो भी हैं, लेकिन वो सेलेक्टिव पढ़ते हैं और आप बहुत कुछ की दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि सेलेक्टिव पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ज्ञान की बातें खत्म, अब आपके लिए मेजर बातें। तो प्राथमिक अनुक्रमण की अगर बात की जाए तो ये अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और ऐसा क्षेत्र जहां मृदा, लावा प्रवाह, नवगठित रेत के टीले या पीछे हटने वाले जो ग्लेशियर हैं से निकली चट्टानें जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप जीवन को बनाए रखने में असमर्थ हैं। ठीक है, अब द्वितीयक अनुक्रमण को देखें तो यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद जीवित समुदाय समाप्त हो गए होते हैं। यह छोटे पैमाने पर ऐसी अवस्थाओं को निरूपित करता है जो पर्यावरण से सीधे सभी जीव और पोषक तत्वों को समाप्त नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। अब सपोषी अनुक्रमण के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषी अनुक्रमण है कि इसकी विशेषता प्रारंभिक और निरंतर प्रभुत्व में रहने वाले स्वपोषी जीव जैसे कि हरे पौधे होते हैं। यह मुख्य रूप से अकार्बनिक वातावरण में घटित होता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह अनिश्चित काल तक बना रहता है। ठीक है, और अन्यत्र जनित जो अनुक्रमण है इसके बारे में अगर बात की जाए, अन्यत्र जनित अनुक्रमण में उपस्थित समुदाय का प्रतिस्थापन बृहद रूप से अन्य बाह्य परिस्थितियों के द्वारा होता है, न कि उपस्थित जीवों के द्वारा। ठीक है, अब स्वगत अनुक्रमण। स्वगत अनुक्रमण के बारे में बात की जाए तो अनुक्रमण के उस प्रकार को संदर्भित करता है ये जब समुदाय स्वयं पर्यावरण के साथ अपनी अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपने स्वयं के वातावरण को संशोधित करता है। इस प्रकार नए समुदायों द्वारा अपने स्वयं के प्रतिस्थापन का कारण बनता है ये। ठीक है, अब जलारंभी अनुक्रमण के बारे में बात की जाए तो ऐसे पादप अनुक्रमण जो तालाब, झील जैसे अपेक्षाकृत उथले जल क्षेत्रों से आरंभ होते हैं तथा एक परिपक्व वन के रूप में विकसित हो जाते हैं, जलारंभ अनुक्रमण कहलाते हैं। ठीक है, अगला शुष्कतारंभी अनुक्रमण के बारे में देखा जाए तो ऐसे पादप अनुक्रमण जो कि रिक्त भूमि या चट्टान पर आरंभ होते हैं और एक परिपक्व चरम वन के रूप में विकसित हो जाते हैं। लाइकेन और काई जैसी मूल अन्वेषण प्रजातियां यहाँ मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये सारे अनुक्रमण के बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग तो आगे है जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैव भू रासायनिक चक्र को समझें तो जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों के प्रभाव को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। एक एक करके इन चक्रों को भी समझेंगे और देखें तो आगे समझते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र या तो गैसीय जिनके लिए मुख्य भंडारण वायुमंडल है, या अवसादी यानी तलछटी जिसके लिए मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपर्पटी है, हो सकते हैं ये। ठीक है, तो गैसीय या जो है अवसादीय रूप में इनको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गैसीय भू रासायनिक चक्र, जिसमें पहला है कार्बन चक्र। ठीक है, अब कार्बन चक्र की जब बात की जाए तो सजीवों में कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रवेश करता है। ठीक,
तत्पश्चात ये कार्बनिक यौगिक यानी खाद्य पदार्थ उत्पादकों से उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी और मांसाहारी तक पहुंचते हैं। अंततः यह कार्बन शोषण अथवा अपघटकों द्वारा पादपों जंतुओं की अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः वायुमंडल में लौट आता है। ठीक। अब जीवाश्म ईंधनों के दहन के दौरान भी कार्बन का पुनर्चक्रण होता है। अब इसको समझें, ये डायग्राम है। तो जैसे वाहन और उद्योगों से उत्सर्जन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो प्राणी के द्वारा जो श्वसन में यानी कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं और सांस को जब छोड़ रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसको मुक्त कर रहे हैं वायुमंडल में। अब वायुमंडल से इस कार्बन को सोखने का काम किसका है? पेड़ का है। और इन पेड़ों को या इन वनस्पतियों को खाने का काम जो जीवों का है। अब जीव क्या करते हैं? भंडारण के रूप में हो गए, कार्बन उनके अंदर आ गया। अब जब ये मरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो यही जो है कार्बन एक पृथ्वी के जो है परपटी के अंदर मृत सजीवों और अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बाद में निकालकर जो फ्यूल है उसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? इसी का जड़ द्वारा शोषण करते हैं। यानी कि अब जब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसकी स्थिति में जब भोजन बनाएंगे तो इसी मिट्टी से ये पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है। यानी कि इनकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। ठीक है। और पादप यानी कि पता है आपको कि ये श्वसन के लिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जो पादप श्वसन होता है तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिसका हम ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करता है इसका। दिक्कत कहाँ आ रही है यहाँ पे? कि दिक्कत ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि जो कार्बन है, ठीक है, इसमें जो कार्बन है, इस कार्बन को ग्रहण करने वाले जो पेड़ पौधे, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? लगातार काट रहे हैं। और काटने से क्या हो रहा है कि इनको जो अब्सॉर्ब करने की स्थिति है, जो कार्बन सिंक की स्थिति है, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूतापीय यानी कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, इसकी स्थिति पैदा होती हुई चली गई है। और आज इसको बड़े स्तर पे देखा जा रहा है। इसके लिए कई सारे कन्वेंशन, कई सारे चीजों को किया जा रहा है, जिससे इसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है। आगे समझते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में एक तत्व के रूप में विद्यमान होती है। किसमें? वायुमंडल में। और इस रूप में सजीवों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब नाइट्रोजन का यह त्वरित रूप कुछ जीवाणुओं द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे तत्वों के साथ यौगिक अवस्था में रूपांतरित कर दिया जाता है, ताकि पादपों द्वारा इसका सरलता से उपयोग किया जा सके। ठीक। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए एजेटोबैक्टर, आर्किया आदि जो है ये जो बैक्टीरिया हैं जो कि अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु, ये जीवाणु विभिन्न एंजाइम को उपयोग करके नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उपापचय करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पुनः नाइट्रोजन गैस के या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। थोड़ा टफ लग रहा होगा, मैं इसको एकदम छोटा कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जिससे कि आपको ये पूरा दिखाई दे। ठीक है। चलिए, आई होप दिख रहा होगा आपको। चलिए, अब जैसे मान लीजिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए या तो जैसे बिजली कड़कती है, इसके बिजली के कड़कने से भी क्या होता है? इसका स्थिरीकरण होता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं, ठीक है, इनके द्वारा इसको किस में बदल दिया जाएगा? तो इसको अमोनिया के रूप में बदल दिया जाता है। अब इस अमोनिया को जो है क्या करते हैं? नाइट्रीकरण के रूप में जो है बैक्टीरिया बदल देते हैं, जिसका उपयोग नाइट्रीकरण के रूप में पेड़ पौधे कर लेते हैं। और यही पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं? इसका जो है हमारे लिए जिस प्रकार से इसका जो है इस नाइट्रोजन को हम ग्रहण कर सके, इस काबिल इसको बना देते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के बाद अगर आप समझें तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इसका विनाइट्रीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं, ठीक है, इसको विनाइट्रेट कर देते हैं और विनाइट्रीकरण के बाद इसको नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। यही है नाइट्रोजन पूरा चक्र। ठीक है। शॉर्ट में समझाया है, आप थोड़ा सा गहनता से इसको एक बार डायग्राम को देख लीजिएगा। ठीक है। वापस चलते हैं।
समझते हैं इससे आगे की स्थिति। तो जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में देखें तो कृषिगत प्रणाली और प्राकृतिक प्रणाली के रूप में। कृषिगत प्रणाली के रूप में देखें तो फसली पादप आधारित संबद्धता, जिसमें फलीदार पादप जो राइजोबिया सहजीविता के रूप में देख सकते हैं, एजोला जो साइनोबैक्टीरिया ये भी सहजीविता के रूप में, खाद्यान्न संबंधित बैक्टीरिया, खाद्यान्न एंडोफिलिक बैक्टीरिया, ये हैं आपके फसली पादप आधारित संबद्धता। चरागाह और चारा संबंधी पादप आधार संबद्धता के बारे में देखें तो फलीदार पादप राइजोबिया सहजीविता, ठीक है, खाद्यान्न संबंधित बैक्टीरिया, खाद्यान्न एंडोफिलिक बैक्टीरिया के रूप, ठीक। वहीं प्राकृतिक प्रणाली के रूप में देखें तो पादप आधारित संबद्धता, जैसे फलीदार पादप जो कि राइजोबिया, एजोला जो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइकाइड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और गैर फलीदार पादप यानी कि फ्रैंकिया, खाद्यान्न संबंधित बैक्टीरिया, खाद्यान्न एंडोफिलिक बैक्टीरिया। स्वतंत्र जीवी के रूप में ये सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, परपोषित जीवाणु, स्वपोषित जीवाणु, इसी प्रकार से यहाँ भी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो तीनों ही कैटेगरी में स्वतंत्र जीवी जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी। आगे समझते हैं, अगला है हमारा जल चक्र के बारे में। जल चक्र को अगर आप देखें तो महासागरों, नदियों, झीलों और बाष्पोत्सर्जन यानी कि जो वाष्पीकरण है स्थिति है, तो वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों से होने वाला जल का वाष्पीकरण जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचाता है। तत्पश्चात ये वाष्पीकरण जल ठंडा होकर या संघनित होकर मेघ या जो बादल हैं उसके द्वारा जो जल का निर्माण होता है। ये शीतल जलवाष्प अंततः वर्षा और हिमपात के रूप में पृथ्वी पर लौट आते हैं। सिंपल समझिएगा, ये जल है और जल का जो है वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि भाप के रूप में ये ऊपर गया और ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के संघनन होता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, संघनन के माध्यम से क्या होता है, वर्षा होती है। देखिए संघनन का मतलब क्या है, आप सोचिए कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, नीचे की स्थिति में टेम्परेचर जो है अधिक है और अधिक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब आप वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखते हैं कि वायुमंडल में ऊपर जाने की स्थिति में क्या होते हैं कि टेम्परेचर में कमी आती है। जब कमी आती है तो धीरे धीरे यही जो जलवाष्प है जाकर के जो वायु है, उस वायु क्या होगी, एक दूसरे से कण जो है जुड़ने लगेंगे, यानी कि ठंडे होने लगेंगे। तो आप जब गर्मी की स्थिति होती है तो गर्मी में आप देखेंगे कि ये जो कण है एक दूसरे से फैले होते हैं, दूरी पे होते हैं और इनकी जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। टेम्परेचर अधिक होगा तो जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जब इनके टेम्परेचर में कमी आती है, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जलवाष्प, तो ये ठंडे होने लगते हैं और ठंडी होगी तो इनकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है और एक स्थिति ऐसी बनेगी जहां स्थिति में ये पानी बूंद के रूप में यहाँ पे पानी उसके रूप में टपकना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी जल धारण करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी और जल धारण कम करने की स्थिति में क्या होगा, संघनन की स्थिति बन जाती है, जिससे क्या होता है, वर्षा होती है और वर्षा फिर पानी जो है जमीन के उसमें वर्षा के रूप में यहाँ पे पानी फिर से आएगा और वो पानी फिर संग्रहण के रूप में आएगा, जल स्तर के रूप में आएगा, फिर यहाँ से वाष्पीकरण। तो ये चक्र बना हुआ है, इसी को बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र को देखें तो ऑक्सीजन चक्र ऐसा चक्र है जो ऑक्सीजन को पृथ्वी के 3 मुख्य क्षेत्रों अर्थात वायुमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल यानी कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार से होकर गुजरने में सहायता करता है। इसकी स्थिति को आप समझेंगे तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों ने प्रकाश संश्लेषण के रूप में यानी कि ग्रहण किया और ग्रहण करके हमें क्या दिया, वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ठीक है, उसको सभी जीवों ने क्या किया, ग्रहण किया और फिर वापस क्या निकालेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। तो एक प्रकार से ये चक्र बन गया और इस चक्र के माध्यम से चीजें होंगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं जो है ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र। हमने गैसीय को पढ़ा, अब दूसरा है हमारा अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें सबसे पहले है सल्फर चक्र। इस सल्फर चक्र को समझें तो सल्फर सभी सजीव पदार्थों में कुछ अमीनो अम्लों के घटक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह मृदा में प्रोटीनों की प्रचुर मात्रा में होता है
यह सजीवों परिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से पादपों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य सल्फेटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सल्फर युक्त प्रोटीनों को मृदा में रहने वाले विभिन्न प्रकार के सजीवों को या सजीवों की क्रिया द्वारा उनके घटक अमीनो अम्लों में निम्नीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, आइए इस डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। दिख रहा है क्लियर? तो समझते हैं इसको। अब देखिए, जो सल्फर है वो सल्फर मुख्य रूप से चट्टानों के रूप में आपको दिखाई देती है। अब चट्टानों में अगर मान लीजिए घिसावट या वायु के द्वारा इसकी मिट्टी को उड़ाकर खिलाया जाता है, या वायु के द्वारा या फिर जो है वर्षा के द्वारा, तो ये मृदा में सल्फर चला आता है और मृदा से सल्फर या फिर हो सकता है कि बारिश की वजह से ये जो है सीधे पानी में चला आता है। तो यहाँ पे अब मृदा में और जल में ये सल्फर मौजूद है। अब क्या करेगा कि मृदा से या जल से ये जो है जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे अपनी जड़ों में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अब पेड़ पौधों को जब आप देखेंगे कि इनको जो है या फिर जो वनस्पतियां हैं इनको जीव जो है खाते हैं, उसके माध्यम से इनके अंदर जो है सल्फर आएगा। अब ये जो सल्फर है, अब जैसे मान लीजिए ये मृत जीव है, यानी कि ये मरेंगे यानी मृत होंगे, तो अवशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनके अपघटन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है सल्फर आपका फिर से इस मृदा में आ जाएगा और यहाँ से मृदा में आप देखेंगे इसकी स्थिति को कि या जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इसका जो है अपघटन कर देते हैं, यानी मृदा में मिला देंगे। तो यहाँ से सल्फर कुछ मृदा में मिल जाएगा, कुछ पानी में मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ जो है हवा में सीधे निक्षेप हो जाए। ठीक है, अब निक्षेप होगा, उसके बाद अगर आप इस स्थिति को समझें तो जो पेड़ पौधे हैं ये जो है यहाँ से जो है इसको बढ़ करके जल में भी हो सकता है, जो अवसाद में सल्फाइड के निक्षेपण के रूप में हो सकता है, या हो सकता है कि वर्षा के माध्यम से ये स्थिति कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होंगी। उसके बाद इसको समझें कि जो सल्फर है, तो सल्फर जो है एक प्रकार से ये तो जमीन में था। ठीक है, इसकी जो है जलीय और स्थलीय स्थिति थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये वायुमंडल में भी ऊपर पहुंचता है। तो एक तो हमने बताया कि हवा के माध्यम से भी ये जब वो मिट्टी के साथ ऊपर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वालामुखी है, तो ये ज्वालामुखी जो है इनके फटने से भी जो है सल्फर क्या होगा, ऊपर हवा में वायुमंडल में हो जाएगा। या फिर जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, वहां से भी सल्फर की स्थिति उत्पन्न होती है और वो सल्फर भी कहाँ आ जाएगा, वायुमंडल में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वायुमंडल में सल्फेट पहुंचा। अब इसके स्थिति को समझें तो जब वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ये सल्फर क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में जब पहुंच जाता है तो ये जो सल्फर है ये वर्षा के साथ निकलेगा, जिससे जो बड़ी इमारतें हैं जैसे ताजमहल है या फिर जो है वो है, तो अम्लीय जो वर्षा या हिमपात की स्थिति बन जाती है जिससे इनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक चक्र है, काफी डायमेट्रिक है ये चीजें, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक बार और सुन लीजिएगा इसी चीज को जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फास्फोरस चक्र की तरफ। फास्फोरस चक्र को देखें तो यह उन सेलों में होता है जिनमें फास्फोरस चक्र आरंभ होता है। जब वर्षा होती है तो इन सेलों में फास्फेट अलग हो जाता है अपचय के माध्यम से। ठीक है, और बहकर मृदा एवं जल में मिल जाता है। ठीक, अब पादप मृदा से फास्फेट आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात जब शाकाहारी जंतु पादपों को खाते हैं तथा मांसाहारी जंतु पादपों या शाकाहारी जंतुओं को भक्षण करते हैं, तब फास्फेट पादपों से जंतुओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब स्थिति जो है कन्वर्ट हो रही है। फिर आगे देखेंगे तो उपभोग के माध्यम से जंतु ऊतकों द्वारा अवशोषित फास्फेट अंततः मलमूत्र के उत्सर्जन के द्वारा एवं साथ ही पादपों और जंतुओं की मृत्यु के पश्चात उनकी अपघटन से वापस मृदा में विलीन हो जाता है। तो ये एक स्थिति बन रही है फास्फोरस चक्र की। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं एक मिनट समझाने के लिए। तो फॉस्फेट चक्र में देखिए हमारे लिए फॉस्फेट बहुत जरूरी है, हमारे हड्डी वड्डी बनाने के लिए फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। अब इस चक्र को समझें तो सबसे ज्यादा जो या पहाड़ी कह लें
या चट्टानें ये प्रमुख स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं। अब ये चट्टानें या तो टूटकर, ठीक है, या बारिश के द्वारा इसके कण को अलग करके या तो मृदा में फॉस्फेट या फिर जल में फॉस्फेट विलीन कर दिया जाता है। इसमें वायुमंडल या हवा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि गैसीय चक्र नहीं है। ये एक प्रकार से जो है फॉस्फेट जो चक्र है, इसको अगर समझें तो जब मृदा में आ गया और जल में फॉस्फेट आ गया, अब मृदा से जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे इसका अवशोषण करेंगे, ठीक है, और ग्रहण करेंगे इसका, और फिर जब पेड़ पौधों को जीव इसका जो है भक्षण करते हैं, इसको खाते हैं, तो उनके अंदर भी ये फॉस्फेट चलाएगा। अब उनके अंदर फॉस्फेट जाएगा, पशु ऊतक और मल के रूप में भी ये जो है कवक और जीव जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा इसका अपघटन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे गाय है ये, ठीक है, इसने मलमूत्र के रूप में जो किया, उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो जीव या बैक्टीरिया हैं, उनका सड़ना गलना होगा, जिससे उनमें फॉस्फेट होगा, और वो फॉस्फेट फिर से कहाँ आ जाएगा, मृदा में आ जाएगा। फिर ये धीरे धीरे जो अवसादी चट्टानों में समावेश, ये चट्टानें भूगर्भीय उत्थान के कारण, यानी भूगर्भीय, अब मान लीजिए जल में धीरे धीरे क्या होगा, या मृदा में या जल में धीरे धीरे फॉस्फेट इकट्ठा होता चला जाएगा, यानी एक चट्टान के रूप में। और जब इनका उत्थान होगा, जब ये ऊपर की तरफ उठ के आएंगे, तब फिर से एक नई चट्टान के रूप में इसका विकास होगा। तो एक बहुत स्लो चक्र है, बहुत धीमा चक्र है, ठीक है, और ये है आपका फॉस्फेट चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पारितंत्र सेवाएं। पारितांत्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी सेवाओं के देखें तो लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होने वाले लाभ, ठीक है, कौन कौन से, इनमें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सेवाओं की उपलब्धता, विनियमन एवं सांस्कृतिक सेवाएं और दूसरी अन्य सेवाओं के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सहायक सेवाएं सम्मिलित हैं। शताब्दी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन, यानी कि MEA, यानी कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट को वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UN के द्वारा। अब सहस्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र आकलन का उद्देश्य था पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों के परिणामों का मानव कल्याण हेतु आकलन करना और उन तंत्रों के संरक्षण में सुधार एवं सतत उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए वैज्ञानिक आधार और मानव कल्याण के उपयोग उनके योगदान का आकलन करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। अब पारितंत्र की सेवाओं को समझें तो प्रावधान एवं सेवाएं, विनियामक सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं। ठीक है, प्रावधान सेवाएं में देखें तो पारितंत्र से प्राप्त उत्पाद, क्या क्या उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं, लकड़ी, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और रेसे, सजावटी वस्तुएं, चिकित्सकीय उत्पाद जैसे ईंधन, स्वच्छ जल, आनुवांशिक संसाधन, ये इससे उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। वहीं पारितंत्र प्रक्रियाओं द्वारा विनियमन से लाभ प्राप्त देखें, कौन से लाभ, जो विनियामक सेवाएं हैं, तो जलवायु संबंधी विनियमन, बाढ़ की रोकथाम, अपघटन संबंधी नियंत्रण, कीट संबंधी नियंत्रण, परागण, बीज का प्रसारण और रोग विनियमन। ठीक है, तो ये विनियामक सेवाएं हैं इस पारितंत्र की। और सांस्कृतिक सेवाओं में देखें तो पारितंत्र से प्राप्त अभौतिक लाभ कौन कौन से, शैक्षणिक, विनोद, ठीक है, यानी कि मनोविद, आध्यात्मिक, संख्यात्मक विकास, तनाव से राहत, बागवानी। अब देखे होंगे ना, इन्वायरमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं, जब जंगलों की तरफ, या जहाँ घने जंगल है, जहाँ तालाब है, या जो किनारे हैं, घाट हैं, जहाँ पार्क वगैरह हैं, वहां जब जाते हैं तो आपको एक अलग शांति से महसूस होती होगी, अच्छा एकदम फील होता होगा। ठीक है, चलिए फील हो गया, आगे बढ़ते हैं। सहायक सेवाओं को देखें। अन्य सभी पारितंत्र सेवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सेवाएं, जैव विविधता, पोषक तत्व पुनर्चक्रण तथा प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, ये और सेवाओं को देखा जा सकता है। अब इसमें जैव विविधता से संबंधित कार्य देखें तो जो पारितंत्र के कार्य हैं जिसमें जैव विविधता, तो जैसे पारिस्थितिकी प्रक्रम, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति संबंध संबद्धता, समृद्धता और जैविक परस्पर क्रिया,
जैव भौतिकी संरचना, कार्यात्मक लक्षण, इनको आप देख सकते हैं। अब पारितंत्र सेवाओं के रूप में देखें तो सामाजिक आर्थिक प्रणाली, जिसमें परितंत्र या पारितंत्र उपयोग और प्रबंधन अन्य पूंजीगत इनपुट के बारे में, जिसमें लाभ, पोषण, स्वच्छ हवा, जल, स्वच्छ यानी कि स्वास्थ्य, सुरक्षा व रोजगार और मनोरंजन। मूल्य समझें तो आर्थिक मूल्य, स्वास्थ्य संबंधी मूल्य, साझा मूल्य और अन्य मूल्य। ठीक है। परिवर्तन के चालक के रूप में देखें तो जो कार्यवाही है, संस्थान, व्यवसाय, नीतियां, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी और पर्यावरण से संबंधित हितधारक और उपयोगकर्ता। अब इनके परिवर्तन के जो चालक हैं वो आप समझ सकते हैं जैव विविधता के रूप में, जो अभी हमने चर्चा की। ठीक है। इसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले प्राकृतिक पूंजी की तरफ। इसमें प्रकृति के वे तत्व सम्मिलित हैं जो मनुष्यों के मूल्यवान वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि वन, खाद्यान्न, स्वच्छ वायु, जल, भूमि, खनिज आदि के भंडारण। प्राकृतिक पूंजी के रूप में ये आर्थिक समृद्धि, रोजगार, अंततः समृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है। आगे समझे तो प्राकृतिक पूंजी के लेखांकन। क्या है लेखांकन? तो इसे पर्यावरण संबंधी आर्थिक लेखांकन भी कहते हैं। यह एक साधन है जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया की समझ प्रदान करने में मदद कर सकता है। ठीक है। इसका उपयोग पारिस्थितिकी तंत्रों की स्थिति एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रभाव को मापने के लिए किया जा सकता है। साथ ही आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण और प्रभाव में परिवर्तन का भी मापन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये प्राकृतिक पूंजी लेखांकन था। अब आगे देखें तो पर्यावरण संबंधी आर्थिक लेखांकन की प्रणाली। ठीक है। यह एक सांख्यिकीय प्रणाली है। यह पर्यावरण की स्थिति, अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभाव को मापने के लिए आर्थिक पर्यावरणीय सूचना को एक सामान्य ढांचे में एक साथ लाती है। ठीक है। आगे देखें तो प्राकृतिक पूंजी लेखन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन देखें। इस परियोजना की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाव यानी यूएनएसडी, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि यूनेप यानी यूएनईपी। ठीक है। तो यूनेप और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय यानी सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। परियोजनाओं को यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन पर ज्ञान की कार्यसूची यानी कि नॉलेज एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए 5 भागीदार देशों तथा ब्राजील, यानी कौन कौन से भागीदार देश हैं इसमें देख सकते हैं आप, ब्राजील, चीन, भारत, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका की सहायता करना है। ठीक। यह परियोजना प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को आगे बढ़ाने और मुख्य धारा में लाने के लिए नीतिगत मांगों, डाटा उपलब्धता और मापन प्रथाओं की समीक्षा करती है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण और जैव विविधता का अर्थशास्त्र। चलिए इसको भी तेजी से देखेंगे। तो देखें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हाउस में टीईईबी है ना, यानी टीईईबी के कार्यालय का ये टीईबी क्या मतलब ये है कि जो प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी बिल्डिंग। ठीक है। ये ऐसी एक बिल्डिंग के रूप में है, जैसे मान के चलिए कि जिसमें बिजली बिजली का जो है यानी कि एनर्जी का कम प्रयोग हो और जो क्लाइमेट के लिए नुकसान ना पहुंचाए, तो इस प्रकार से है। तो टीईबी के जो कार्यालय का संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। यह एक वैश्विक पहल है। यह प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। इसका मूल्य जो मुख्य उद्देश्य है, सभी स्तरों पर निर्णय में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्य धारा में लाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझे तो अक्टूबर 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट प्राकृतिक के अर्थशास्त्र को मुख्य धारा में लाना यानी टीईबी के दृष्टिकोण, निष्कर्षों और अनुशंसाओं का एक संश्लेषण जारी की थी। ठीक है। साथ ही आम जनता के लिए इसके निष्कर्षों को संप्रेषित करने के लिए प्राकृतिक पूंजी बैंक
यानी बैंक ऑफ जो नेचुरल कैपिटल का शुभारंभ किया था। ठीक, ये 3 मुख्य सिद्धांतों पर निर्देशित है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्रों में मूल्य संबंधी मान्यताएं कभी-कभी संरक्षण और धारणीय उपयोग सुनिश्चित कर सकती है। दूसरा, मूल्य का आर्थिक संदर्भों में प्रदर्शन एवं नीति निर्माताओं और अन्य जैसे व्यवसायों के लिए अक्सर उपयोगी होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी लागतों और लाभों पर विचार करते हैं। और तीसरा, मूल्य के अभिग्रहण यानी कि कैप्चर वैल्यू में उन तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रोत्साहन और मूल्यों के संकेतकों के माध्यम से निर्णय लेने में पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है IPBES वैश्विक आकलन रिपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, देखिए दिया है यहाँ पे नीचे आपको, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है ये। इसकी रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये वर्ष 2012 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 130 से अधिक हो गई है। ठीक है, यह हमारी प्रकृति की स्थिति का अभी तक का सबसे बड़ा व्यापक वैश्विक जो है वैज्ञानिक आकलन है। यह रिपोर्ट धरती पर निवास करने वाले प्रजातियों के स्वास्थ्य और इनके पर्यावासों की स्थिति का विस्तृत विवरण देती है। यह अपनी तरह की पहली अंतर सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, और यह वर्ष 2005 के ऐतिहासिक सहस्राब्दी यानी शताब्दी पारिस्थितिकी तंत्र आकलन यानी MA के आधार पर निर्मित है। यह साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए नवाचारी उपाय का प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी ग्रह के इतिहास में दूसरी सबसे तेज व्यापक विलोपन की घटना चल रही है। ठीक है, रिपोर्ट ने संरक्षण में देशज स्थानीय समुदायों के महत्व को रेखांकित किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित प्राकृतिक क्षेत्र बढ़ते दबाव के अधीन है, लेकिन इसमें साधारणतया अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम तीव्रता से गिरावट आई है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के भू क्षेत्र का कम से कम 1/4 क्षेत्र पारंपरिक रूप से देशज लोगों के स्वामित्वाधीन तथा उनके द्वारा प्रबंधित, प्रयुक्त या अधिकृत है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसमें विभिन्न जो है संबंधित जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बात की, चक्र के बारे में बात की और खाद्य श्रृंखला के बारे में बात की, खाद्य जाल के बारे में बात की, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते थे उसके बारे में बात की, कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज बात की है। ये क्लास मैं आपको एक डेमो के रूप में दे रहा हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आगे आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे जो है आपके लिए। ठीक है, और पूरा ही इन्वायरमेंट कवर करेंगे इसी तरीके से। अगर आप इसमें और कुछ सुझाव चाहते हैं, मतलब आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं कि आप इसको और डिस्कशन के साथ थोड़ा सा करें, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिस्कशन के साथ करता हुआ चलूंगा। डीपली डिस्कशन भी चलेगा इसमें, लेकिन समय कम है तो मेरा मानना यह है कि अभी उतना डिस्कशन आपके लिए जरूरी नहीं है। प्री क्वालिफाई करने के बाद जब हम मेंस के लिए मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये फ्री क्लासेस आपको सारी मिल रही हैं विद ऑथेंटिक डेटा के साथ और विद वो कवरेज दे रहा हूं मैं आपको, वो पीडीएफ या वो फॉर्मेट दे रहा हूं जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 में आपको पढ़ाती है। ठीक है, तो वो मटेरियल मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए छूट रहा है। ठीक है, तो सोच के देखिएगा, बाकी आप मुझे रिकमेंड करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या करना है आगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और जल्द ही मिलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग मुझे सुझाव देंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यही क्लास को इसको ऑफ करूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में अगर आपने चाहा तो। ठीक है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, दबाव नहीं महसूस करना है। सबके साथ दबाव होगा, सबके साथ परेशानियां होंगी। इनफैक्ट मैं भी जब एग्जाम देता था तो मुझे भी परेशानियां बहुत होती थी, हाथ पैर कांपने लगते थे, लगता था कि अब तो समय ही नहीं बचा, क्या पढ़ना है, ये छूट गया, वो छूट गया।
इस तरीके से परेशानी होती थी, नींद नहीं आती थी रात को, ठीक है? तो वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरीके से एक समय अनुसार एक जो स्ट्रैटेजी है आपकी उसको बस फ़ॉलो करते रहिए, चलते रहिए उसी तरीके से, कुछ भी हड़बड़ाहट की और उस परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वही आप पढ़ रहे हैं जो टॉपर्स और जो सिलेक्शन लेके जाते हैं वही आप पढ़ रहे हैं, वही वो पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? बस थोड़ा-सा ही अंतर है, तो थोड़ी-सी मेहनत को अपना अच्छा करिएगा, बाकी भटकाव से बचिएगा, डायरेक्शन अपना चेंज मत करिएगा, जिस डायरेक्शन चल रहे हैं उस डायरेक्शन से चलते रहिएगा, बशर्ते चलते रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे सो रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तो अब जान रहे हैं कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उसमें थोड़ा-सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आपके पास काम होते हैं, घर पे परेशानियाँ हैं, घर पे रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे हैं, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको मनी की पैसे की दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, रात में समय निकालिए, सुबह जल्दी उठ जाइए या दिन में समय निकालिए, सोना थोड़ा-सा कम कर दीजिएगा, ठीक है? 1 ही महीने की बात है, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, 1 महीने की मेहनत है, आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी मैं मेहनत करने पे लगा हुआ हूँ, आपके लिए सारी चीज़ें मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, मैं आपके लिए पीडीएफ के लिए भी कह दिया हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको, आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है तो। वो सब आपके ऊपर है, देखिए अब पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, अब इसके लिए एक्सक्यूज़ आपको ढूँढने हैं तो ढूँढते रहिए, ठीक है? बाकी जितने भी सेंटर पे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन आपको बार-बार यही चीज़ें आपको बोलता रहता हूँ, तो चाहे वो कोई भी सेंटर हो, ठीक है? तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वैसा मैं कर रहा हूँ। मैं पूरी उसके मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ। आपको करंट अफ़ेयर, आपको ट्रेडिशनल पार्ट सारी चीज़ें दे रहा हूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो फैक्ट भी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दे रहा हूँ। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। ठीक है? तो चलिए मिलूँगा आपसे अगली क्लास में, जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बाय।